मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, इतिहासकार। आज आपके साथ जो मैं बात करूंगा वो राजस्थान के भील विद्रोहों के बारे में करूंगा। इसका जो भील विद्रोह का जो इतिहास है, एक लंबा संघर्ष आदिवासी भीलों ने राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध किया, जिसे हम एक आदिवासी प्रतिरोध का भी नाम देते हैं। ये जो आदिवासी प्रतिरोध है, इसका पे अधिक काम नहीं हुआ है अभी तक, जो मेरी जानकारी में आया है, क्योंकि इसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने काम किया है। उन इंडिविजुअल्स में 3 नाम कुल मैं आपके सामने ले सकता हूँ। राजस्थान के संदर्भ में जब हम आदिवासी विद्रोह और आंदोलनों की बात करते हैं तो 3 लेखक मेरे सामने आते हैं। एक तो मैं स्वयं लेखक हूँ, जिसने ट्रैवल रिवोल्ट्स करके एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में राजस्थान के सभी आदिवासी समूहों के जो हिस्ट्री एंड सोसाइटी है उसको डिस्कस करते हुए उनके आंदोलनों पर बात की है। इसके अलावा दूसरे लेखक हैं डॉक्टर LP माथुर, जो अब नहीं है दुनिया में, स्वर्गीय LP माथुर। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के 20-25 साल बाद ये काम किया और उन्होंने राजस्थान के आदिवासियों के विद्रोहों को पे किताबें लिखी। इसके अलावा एक नाम आता है प्रोफेसर विजय कुमार वशिष्ठ का, जिन्होंने गोविंदगिरी के जो भील आंदोलन है उस पर काम किया। इसके बाद तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में जो आदिवासियों के लिए काम हुआ, उस पर उन्होंने काम किया है। वास्तविकता ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी विद्रोह की जो बहादुराना संघर्ष है, उस संघर्ष को हम हाईलाइट नहीं कर पाए, जबकि इसकी महती आवश्यकता है। जब हम किसी आंदोलन या किसी वीर आख्यान को पढ़ते हैं तो रोमांचित तो होते हैं, किंतु जो उन संघर्षों, उन युद्धों, उन विद्रोहों में सम्मिलित होते हैं, वे किस तरह से किन किन उत्पीड़न और दमन और शोषण इन सब के से गुजरते हैं और कितने कष्ट का जीवन वो जीते हैं, इसकी हम सहज कल्पना नहीं कर सकते। कि हमारे लिए वीर आख्यान एक वीर रस की तरह है, जिसे हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, समाज या संस्था के स्तर पर एक बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि जो मैंने 3 कामों का नाम लिया है, ये तीनों काम ऐसे हैं जिन पर सतही कार्य हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने भी एक सुपरफिशियल काम ही किया है, इसको और ज़्यादा इस पर काम की आवश्यकता है, क्योंकि जितने विद्रोह आंदोलन हैं उसमें गिने चुने आदिवासी नेताओं के और आदिवासी शहीदों के नाम मिलते हैं, जबकि ये एक लंबी श्रृंखला हो सकती है। अतः ये तो समाज, सरकार और संस्थाएं अपने स्तर पर टीम बनाकर काम करें तो इसको हम अंजाम दे सकते हैं, वरना इंडिविजुअल अपनी सीमाओं में रह कर के अपने श्रम और संसाधनों की सीमितताओं के कारण वो जो कार्य कर सकते हैं वे तो कर ही रहे हैं, और उस कड़ी में मैं भी एक व्यक्ति हूँ। मैंने जैसे बताया कि राजस्थान के इतिहास में, आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1818 का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष है, और उस वर्ष का सिर्फ एक ही कारण है कि 1818 में ब्रिटिश सत्ता राजस्थान में स्थापित होती है। तो मैंने एक और वीडियो बनाया राजस्थान के आदिवासी भीलों के विद्रोह पर, वो प्रारंभिक विद्रोहों के ऊपर है। जो प्रारंभिक विद्रोह 1818 से लेकर के और 1838 अर्थात 2 दशाब्दियों में जो आदिवासी भीलों के विद्रोह हुए, उनने किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ को प्रभावित किया और किस तरीके से वो आगे उन्होंने अपने संघर्ष को बढ़ाया। उन्हें दमन और उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। इसके बाद हमें देखते हैं कि 1818 से 1838 के को हम इन संदर्भों में देखें। 2 चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ों ने भीलों के दमन हेतु दोनों तरीके अपनाए। एक तो शक्ति का तरीका था और दूसरा संतुष्टिकरण का तरीका था। तो जहाँ जैसा अवसर उन्हें मिला
वहाँ उन्होंने उनका उपयोग किया। खासतौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के विद्रोह को तो शक्ति के बल पर ही दबा दिया गया, किंतु मेवाड़ के विद्रोह हुए उनको वो केवल शक्ति से नहीं दबा पाए, बल्कि अनेक छूटें और उनके अनेक जो परंपरागत अधिकार थे उनको मान्यता प्रदान की। जिन अधिकारों को रोक दिया गया था उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। जो उनके मुखिया थे जिलों के, ये जो जागीरें थी जो जब्त कर ली गई थी वो भी वापस कर दी गई। लेकिन जो ये पीरियड है 20 वर्षों का 1818 से 38 का, इस दौरान अंग्रेज पूरी तरह से आदिवासियों की शक्ति का मूल्यांकन कर चुके थे। उसका पूरा एवेल्यूएशन हो चुका था, आवाज़ हो गया था, और वे ये समझ चुके थे कि ये जो आदिमकालीन जातियां हैं, ये जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं, इन प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शक्ति से ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो ही कोई नई प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था आएगी तो उसमें ये लोग असहज महसूस करेंगे, और असहज होंगे तो ये निश्चित रूप से उस व्यवस्था का विरोध करेंगे। जबकि अंग्रेज़ नई व्यवस्था के लिए कटिबद्ध थे और आदिवासी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहते थे। अब जो खास बात करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस 20 वर्ष में अंग्रेज़ों को हुआ, उसका लाभ लेते हुए उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक इन आदिवासियों को शक्ति के बल पर, सेना के बल पर डील नहीं किया जाएगा, तब तक इन पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। और जैसा आप जानते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन सन 1822 में मेरों के दमन के लिए बनाई गई थी, तो उसका जो अनुभव रहा, उसी अनुभव का लाभ लेते हुए उन्होंने भीलों के विरुद्ध भी उसी प्रकार के सैनिक कार्रवाई करने की तैयारी की। तो जो सैनिक कार्रवाई, ये नहीं सैनिक अटैक है, बल्कि किस तरह से सैनिक प्रबंधन आदिवासी क्षेत्रों का किया ताकि वहाँ पर वे अपने प्रशासन को मजबूत कर सकें और अपने द्वारा लादी गई नई व्यवस्था का संचालन कर सकें। यहाँ वही बात आती है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भीलों के द्वारा मारने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि भीलों की एक सेना तैयार करने की योजना बनी। जैसा एक पर्शियन ये कपलेट, ये वो है शेर है, अगर कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी तभी सहज रूप में कटती है जब लोहे की कुल्हाड़ी को लकड़ी का हत्था मिल जाता है। तो उस तरह से वो देख रहे थे यदि भीलों को भीलों से मारना है तो इसके लिए भीलों की एक फौज तैयार की जाए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए था, वहाँ उस विकल्प को छोड़ कर के अंग्रेज़ों ने भी और उनके सहयोगी, उनके साझीदार जो स्थानीय सत्ता थी, जो स्थानीय शासक राजा थे, उनका जो एक अपवित्र गठबंधन था, जिसे मैं अनहोली अलायंस ऑफ 1818 कहता हूँ, उस अपवित्र गठबंधन के विरुद्ध जब आदिवासी उठने लगे तो उस अपवित्र गठबंधन ने इन आदिवासियों के दमन की योजना तैयार की। और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास हुआ 1836, मैं बात कर रहा हूँ 1836 की। 1836 में एक सेना बनाई गई आदिवासियों के दमन के लिए, खासतौर पर मीणा और भीलों के लिए। वह थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन जो नाम रखा गया, इस जोधपुर लीजियन को प्रारंभिक तौर पर तो अजमेर में ही ट्रेनिंग के लिए और संगठन के लिए और भर्ती के लिए इसका मुख्यालय अजमेर में रखा, किंतु इसे का मुख्यालय एक वर्ष बाद ही सिरोही के बड़गांव नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया 1837 में। और 1837 में बड़गांव जोधपुर लीजन की छावनी बन गई। और उस छावनी को डालने के पीछे जो उद्देश्य था वह था जोधपुर और सिरोही राज्य की सीमाओं पर भील और मीणों को नियंत्रित करना। तो इस उद्देश्य से ये जोधपुर लीजन की स्थापना हुई। और 1840 में एक परिवर्तन और आया कि ये जो जोधपुर लीजन बनाई गई थी, इसमें प्रारंभिक तौर पर आदिवासियों को भर्ती नहीं किया गया था, क्योंकि
उन्हें इतने ट्रेंड और इनकी सैनिक पद्धति को समझने के लिए उनकी आवश्यकता थी कि पहले दूसरे लोगों से शुरू किया जाए। तो इसमें जोधपुर लीजन में ख़ास तौर पर पूर्वीय सैनिक भर्ती किए गए। पूर्वीय सैनिकों की एक बड़ी भूमिका आधुनिक काल में हमको दिखाई देती है, मंगल पांडे तक। तो जो पूर्वीय सैनिक जिन्हें कहा गया, वो पूर्वीय जो हैं उत्तर प्रदेश के ही लोग अधिकांश थे। तो फौज में उत्तर प्रदेश से भारी भर्ती होती थी। तो इसमें भी प्रारंभिक तौर पर तो पूर्वियों को रखा गया था, किंतु उस पर भी डिपेंड नहीं करना चाहते थे। और जो उनकी मूल योजना थी कि भीलों के द्वारा ही भीलों का दमन किया जाए। उसका पीछे कारण ये था कि जो भील होगा वो भील लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भली भांति परिचित होगा। उनकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उनकी जो नदी नाले, रास्ते, पहाड़, जंगल, इन सब से वो अच्छी तरह से परिचित होगा। तो वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए 1840 में एक जो सिरोही के गांवों से भर्ती की गई भीलों की कंपनी इस जोधपुर लीजन के साथ जोड़ दी गई। तो इस तरह से पूर्वीय सैनिकों के साथ साथ भील सैनिकों की एक कंपनी भी इसके साथ जुड़ी। और 1841 में, क्योंकि एक साल का ही एक सफल अनुभव रहा, तो 1841 में भील कंपनियों की संख्या जोधपुर रीजन में 1 के स्थान पर 3 हो गई। और आगे चल के ये जो 1842 में ये जोधपुर रीजन का जो मुख्यालय है वो वडगांव से भी एरनपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। और एरनपुरा की भी भौगोलिक स्थिति यही है कि वो मारवाड़ और सिरोही राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो बाद में जो है इसका मुख्यालय एरनपुरा कर दिया गया। और यही वो जोधपुर रीजन है जो बाद आगे जा कर के 1857 में विद्रोह भी करती है। लेकिन उस विद्रोह में केवल पूर्वीय सैनिक ही शामिल हुए थे। जो भील कंपनियां जोड़ी गई थी, भील कंपनियां अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहीं। तो ये एक अलग अध्याय है। किंतु ये जो जोधपुर रीजन है, इट वॉज ए मोडेस्ट बिगिनिंग टू सप्रेस द भील रिवोल्ट्स और भील मूवमेंट एंड द मूवमेंट्स ऑफ अदर ट्राइबल पीपल। इसके बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो है मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना। मेवाड़ भील सेना एक बनाई गई, ये 1841 में बनी। ये एक्सपीरियंस जो अंग्रेज़ों को था, असल में सबसे पहली जो भीलों की सेना भीलों के दमन हेतु बनती है वो बॉम्बे प्रांत के खानदेश क्षेत्र जो है उस खानदेश में बनती है। और ये खानदेश जो है ये वर्तमान मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित ज़्यादातर इलाका रहा है। तो खानदेश भील कॉर्प्स जो बना ये 1825 में बना। और ये एक सफल प्रयोग था भीलों का, क्योंकि भील एक डिफरेंट ट्राइब थी। वो इट वाज मोर प्रिमिटिव देन अदर ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मेड्स और मीनास। तो इनका जो ट्राइबल जो ट्रेड्स हैं, ट्राइबल ट्रेड्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटलिटी एंड सोशल सिस्टम ऑल्सो। तो उनको इतना जिस तरीके से मेरों का दमन ये कर पाए, उतने आसान तरीके से भीलों का दमन संभव नहीं था। और तो इसी जो 1825 में बॉम्बे प्रांत में ये खानदेश भील कॉर्प्स बनी, उसी के पैटर्न पर मालवा भील कॉर्प्स भी बना। और उसी पैटर्न पर ये मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की जा रही है। तो सबसे पहले ये जो मेवाड़ भील कॉर्प्स है, इसकी स्थापना तो फाइनली 1841 में हुई, किंतु इसकी बिगनिंग 1838 से होती है, जब 1838 में अंग्रेज़ अधिकारियों ने महाराणा मेवाड़ के सामने भीलों की एक सेना के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए महाराणा ने सहमति प्रदान कर दी। सहमति तो नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के निर्णय को महाराणा भी नहीं रोक सकते थे। और ये जो प्रस्तावित सेना थी, इसके बारे में ये समझ थी कि इससे जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों को भी लाभ होगा, क्योंकि इस सेना का उपयोग वहाँ पर भी होने वाले आदिवासी भीलों के विद्रोह को दबाने में हो सकेगा। तो इस तरह से एक योजना बनी, लार्जर योजना, जिसमें सदर्न राजस्थान का मेजर
ट्रैवल जो एरिया था वो कवर किया गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेना की योजना बनी और इस सेना की जो अनुमानित प्रतिवर्ष की खर्चा था वो 1,20,000 रुपये आंका गया, जिसमें ये तय हुआ कि इसका 50,000 मेवाड़ देगा और 70,000 रुपये जो हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों राज्य संयुक्त रूप से समान अनुपात में देंगे। तो इस तरह से ये 1838 में योजना तो इनकी बन गई और इस योजना के बाद इस पर और ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम शुरू किया गया ताकि उसका एक प्रारूप तैयार किया जा सके कि सेना को किस तरह से भर्ती करेंगे, किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे और किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। तो मार्च 1841 में, मैं पहले बात कर रहा था 1838 की, व्हेन द प्रपोजल फॉर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेवाड़ व्हील कॉर्प्स was approved by the Maharana Mewar, and the other 3 states also agreed to contribute for the expenses of this army. तो 1838 का जो प्रस्ताव है वही आगे चल रहा है। उसी के आधार पर एक योजना बना करके 1841 में, मार्च 1841 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना और मेवाड़ वो माही कांठा एजेंसियों के पॉलिटिकल एजेंटों का एक संयुक्त प्रतिवेदन गवर्नर जनरल के पास गया, जिसमें उन्होंने ये मेवाड़ व्हील कॉर्प्स की स्थापना का प्रस्ताव गवर्नर जनरल को दिया। गवर्नर जनरल ने अप्रैल 1841 में इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस सेना के गठन की स्वीकृति प्रदान की और इसकी स्वीकृति प्रदान होने के बाद ही जो मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का गठन होता है। तो मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का गठन अप्रैल 1841 में होता है और इसी के साथ इसमें जो उसका मुख्यालय है मेवाड़ व्हील कॉर्प्स का वो खेरवाड़ा रखा गया। खेरवाड़ा इसका हेडक्वार्टर था और 2 छावनी डाली गई मेवाड़ व्हील कॉर्प्स की, एक थी खेरवाड़ा और एक थी कोटड़ा। तो खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियाँ डाल दी गई और साथ ही साथ जो इस भील सेना का मेवाड़ भील सेना का जो कमांडेंट था, अंग्रेज अफसर ही होते थे उसके कमांडेंट, उस कमांडेंट को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पावर भी भील क्षेत्रों में दे दिए गए। ख़ास तौर पर जो इलाका खेरवाड़ा और कोटड़ा के आसपास था उन इलाकों में भील क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो भी कमांडेंट इसके मेवाड़ भील सेना के कमांडेंट को सौंप दिया गया और उसे सिविल प्रशासन देखने के लिए उसका जो पद है वो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, ऐसे तो स्टेट में पॉलिटिकल एजेंट होते थे लेकिन उसे असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट का जो है पदनाम दे करके उसे सिविल पावर्स भी दे दिए गए। तो एक तरफ तो सैनिक तैयारी, दूसरी तरफ उस सेना के अधिकारी को ही सिविल पावर देना अपने आप में बहुत ही अत्याचारीपूर्ण था और ये गैर कानूनी था। किंतु यहाँ कानून को ना महाराणा देख रहे थे ना अंग्रेज़ देख रहे थे और इस अंधे कानून का जो शिकार था वो था आदिवासी भोला जो है भील। तो उन भीलों के ऊपर किस तरह से उनके ऊपर किस तरह से चारों ओर से घेरा डाला गया, उनको किस तरह से जकड़ने के प्रयास किए गए सेना और प्रशासन के माध्यम से। और बाद में क्या किया कि ये जो खेरवाड़ा और कोटड़ा है इनको पहले तो इसका नाम रखा गया जिला मगरा जिला, पहाड़ी जिला, और बाद में ये 2 ज़िले बन गए एक तरीके से। इन 2 ज़िलों में जो है फिर आगे चल कर के इस कमांडेंट का पद जो है पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ मगरा डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से ये सेना का विधिवत गठन हो गया। अब जो आगे डेवलपमेंट हुआ कि इस सेना का स्वरूप क्या रखा गया, तो अगस्त 1841 में यह महसूस किया गया कि मेवाड़ भील सेना को भी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं भारत सरकार की, जो अन्य सैन्य दल हैं, उन्हीं की तरह से एज ए मिलिट्री
इनका जो है प्रशिक्षण किया जाए। तो जो मेवाड़ भील कॉर्प्स की भर्ती होती थी उनकी ट्रेनिंग आर्मी के ही प्रशिक्षण केंद्रों पर उसी पद्धति से होती थी जिससे अन्य सैन्य दलों की होती थी। इसके अलावा उन्होंने ख़ास तौर पर ये व्यवस्था की गई कि इस भील सेना में संतुलन रखा जाए और वो संतुलन तभी संभव होगा तब उसमें गैर आदिवासियों को भी भर्ती किया जाए। तो एक प्रावधान ये किया गया कि मेवाड़ भील कॉर्प्स में जो भर्ती होंगी उसमें 1/4 गैर आदिवासी स्थानीय लोगों से ही की जाएगी, गैर आदिवासी स्थानीय लोगों से की जाएगी। दूसरा जो व्यवस्था इसमें रखी गई खास तौर पर उसमें ये था कि जो टोटल आदिवासी भर्ती होंगे उसमें 1/3 जो सैनिक हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से भर्ती किए जाएंगे, खास तौर पर मालवा और खानदेश, क्योंकि मालवा और खानदेश में आदिवासी भील निवास करते हैं। तो ये व्यवस्था की गई कि 1/3 ऑफ ट्राइबल्स शैल बी फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज लाइक खानदेश एंड मालवा। इसी तरह से उल्टी दूसरी व्यवस्था भी की गई कि इसी अनुपात में जो मालवा और खानदेश की भील कॉर्प्स बने थे, भील सेनाएं बनी थी, उसमें राजस्थान के भीलों को भर्ती करने का प्रावधान रखा गया। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जाति या एक भौगोलिक स्थिति के नहीं बल्कि मिक्स्ड किया गया ताकि इसके में संतुलन बना रहे और कहीं आदिवासी भील ये सेना ही कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह न कर दे। तो वे सारे एहतियात बरते गए जिससे कि इनके मध्य एक एकता भी ना हो पाए और ये जो है चुनौती ना बन सके। और ये जो फिर आगे जो नेक्स्ट व्यवस्था की गई थी वो ये रखा गया था कि खैरवाड़ा क्षेत्र से 7 और कोटड़ा क्षेत्र से 12 गमेतियों को मेवाड़ भील कॉर्प्स में की सूची में शामिल किया गया। उन्हें कोई ना ट्रेनिंग लेनी थी, ना उन्हें कोई सैनिक सेवा देनी थी, उनको वेतन घर बैठे मिलता था। उनको ये दायित्व सौंपा गया था कि वे अपने क्षेत्रों में शांति बना करके रखें। तो वास्तविकता तो ये थी, इस लालच इस माध्यम से वे आदिवासियों में भेदिए और दलाल पैदा करना चाहते थे ताकि भेदिए सूचना देते रहें और अंग्रेज़ों की दलाली करते रहें, किंतु गमेती ने ऐसा नहीं किया। और इसी का ये परिणाम निकलता है कि जब गमेतियों को भर्ती करने की जो व्यवस्था थी उसे 1861 में 1861 में जाकर के उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके स्थान पर जो कुछ ऐसे जागीरदार थे, उन जागीरदारों की स्थिति ऐसी है कि क्या उसको उस इलाके को भोमट के नाम से या भूमट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कोटड़ा, झाड़ोल और खेरवाड़ा इसी का क्षेत्र है। इन इलाकों में कुछ छोटे छोटे भील मुखिया थे और वो भील मुखिया तो अपने आप को कहते राजपूत थे, लेकिन राजपूत उनको राजपूत नहीं मानते हैं। तो वो जो भीलों के मुखिया थे, राजपूत मुखिया कहें उनको, उनमें ख़ास तौर पर जवास, पहाड़ा, मादड़ी, थाना, छानी, जूड़ा, पनरवा, ओगना, उमरिया, पाटिया, सरवान, नाइनवाड़ा, इनके जो जागीरदार थे उनको 1861 के बाद गमेतियों के स्थान पर मेवाड़ भील कॉर्प्स में सम्मिलित किए जाने लगा। सम्मिलित मतलब दे वर ऑन दी पेरोल्स ऑफ मेवाड़ भील कॉर्प्स एंड दे वर सपोज टू अटेंड देयर ड्यूटीज वेन एवर दे वर कॉल्ड और मोस्टली दे वर नेवर कॉल्ड, रादर दे began to work as a mediator between tribals and the British officers। तो ये एक नई व्यवस्था मेवाड़ भील कॉर्प्स की हुई। इतनी व्यवस्थाओं के उपरांत भी 1844 में 1844 में जो हम बात कर रहे हैं कि सेना भी बन चुकी है, बांसवाड़ा में जगह जगह छुटपुट आंदोलन हुए और उन छुटपुट आंदोलन के बाद ही हम देखते हैं 1844 में ही तो बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह कर दिया। बांसवाड़ा के भीलों के विद्रोह का कारण ये था कि जो बांसवाड़ा के भीलों के पड़ोसी मालवा के क्षेत्र थे या गांव और कस्बे थे, उन गांव और कस्बों से बांसवाड़ा के आदिवासी भील रखवाली लाग वसूल किया करते थे। और ये रखवाली इट वाज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन
मतलब वो नहीं चौथ वसूली वाला प्रोटेक्शन, मतलब उन क्षेत्रों को किसी भी प्रकार के नुकसान से प्रोटेक्ट करने के लिए चोरों से, लुटेरों से या और भी किस तरह का कोई वो उनके ऊपर प्रहार, उससे रखवाली ये करते थे। रखवाली मतलब वॉच एंड वार्ड का काम एक तरीके से लोग करते थे और वो वसूल करते जा रहे थे। किंतु 1818 की संधियों के द्वारा जो भीलों का अधिकार था रखवाली वसूल करना, उसको सैद्धांतिक तौर पर रोक लगा दी गई थी। तो और जब मेवाड़ का विद्रोह भी हुआ उस समय भी ये रोक लगाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो इसको लेकर के जो बांसवाड़ा के विलेजेस थे जिनका परंपरागत तौर पर अधिकार चला आ रहा था मालवा के गांवों से रखवाली वसूल करना, तो उन्होंने आदिवासी बांसवाड़ा के भीलों ने मोखेड़ी नामक गांव पर धावा बोल दिया और धावा बोल करके उस गांव से जो भी लूटपाट कर सकते थे वो की। और उस जो एपिसोड है वो जो भीलों का धावा है, उस धावे में मोखेड़ी गांव के मुखिया का भाई भी मारा गया। तो ये एक बड़ा क्राइम ये हुआ। इसके बाद भी ये विद्रोह और ज़्यादा फैलने लगा और इसी समय 1846 में गुजरात में कुंवर जिवे बसावो के नेतृत्व में एक भील आंदोलन बड़े तीव्र गति से खड़ा हुआ था और यह मानना था अंग्रेज़ों का कि इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो बांसवाड़ा के भील विद्रोह हैं। यदि गुजरात को कुंवर जिवे बसावो के विद्रोहों से मुक्त करना है तो बांसवाड़ा के जो विद्रोह हैं भीलों के, इनको दबाना ज़रूरी होगा। तो अंग्रेज़ी सेना की मतलब ये जो थी मेवाड़ भील कॉर्प्स इस स्थिति में नहीं थी कि 1841 में उसका गठन हुआ और 1846 में कोई बहुत बड़ा वो सैनिक अभियान चला सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों से ये जो बांसवाड़ा स्टेट है, बांसवाड़ा स्टेट ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी और वहाँ के बांसवाड़ा के शासक ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंसी के एजेंट से मिलने के लिए भेजा और वहाँ से सेनाएं लेकर के और बाकी लोकल जो इनके जागीरदारों की सेनाएं थीं उन सबको मिला करके वो 1846 के बाद 46 में ही उनके ऊपर भील विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबाने के लिए सैनिक अभियान चलाते हैं। तो 1850 के अंत तक जाकर के बांसवाड़ा के भीलों के विद्रोह को दबाया जा सका। उसके बाद कोई लंबे समय तक बांसवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ और बांसवाड़ा में नहीं 1850 से और 1855, तो 1850 का जो सैनिक अभियान था उसमें भारी मानव और धन की क्षति आदिवासियों को उठानी पड़ी थी, इसलिए वो फिर उस जीवन की क्षति को उठाने की स्थिति में नहीं थे। तो 1850 से 1855 अर्थात 5 वर्ष तक पूरा एक सन्नाटा आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई देता है, जहाँ किसी तरह की हलचल नहीं थी। किंतु 1855 में ही दिसंबर 1855 में मेवाड़ के कालीवास के भीलों ने विद्रोह कर दिया और कालीवास के भीलों के दमन के लिए महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर के नवंबर 1856 में भीलों के दमन हेतु भेजा और सेनाओं ने जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से आदिवासियों को दमन किया उसमें इनके गांवों को आग लगा दी। तो भीलों के गांव तो क्या होते हैं, भीलों की पाल होती हैं और वो पाल पहाड़ों की टेकरी पर होती हैं, तो वो जंगलों में आग लगा दिए गए। मतलब लार्जर पोर्शन ऑफ जंगल्स वर बर्न्ड, हरे पेड़ जला दिए गए क्योंकि वो मानते थे कि पेड़ पौधे ये सब और झाड़ियाँ इन सब में आदिवासी शरण लेते हैं। तो वो जो उनकी पालें थीं उन पालों में आग लगा दिया गया। भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतारा गया, अनेकों को बंदी बनाया गया और अनेक के तो सिर काट करके लटका दिए गए, घुमा दिए गए ताकि एक आतंक का राज कायम कर सकें। तो हम ये देखते हैं कि 1856 में जाकर के जो दिसंबर 1855 में विद्रोह हुआ था वो दिसंबर 1856 एक वर्ष के सघन सैनिक अभियान के बाद और बर्बरता अपनाने के बाद उस भील विद्रोह को दबाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1855 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था
यूँ 1860 तक छुटपुट भील विद्रोह फिर भी जारी रहते हैं। इस घटना के बाद जैसे कालीवास के इलाके को दबा दिया, तो दूसरे इलाकों में जब जहाँ जहाँ भीलों को नई व्यवस्था से बेचैनी या असुविधा या असहजता होती थी, वहाँ वो किसी न किसी रूप का तरह का विद्रोह कर देते थे। 1857 का जो इसी बीच की घटना है, तो 1857 की जो राष्ट्रीय एक क्रांति चल रही थी, उसके बारे में भील आदिवासी अनभिज्ञ थे। उनको उसके बारे में कोई उनमें न चेतना थी, न जानकारी थी कि ये क्या लड़ाई हो रही है और क्यों लड़ाई हो रही है। लेकिन इस दौरान ख़ास बात यह है कि जिस बात के लिए ख़ास तौर पर आदिवासी और उनमें भी भील जाने जाते हैं कि दे आर ट्रूथफुल टू देयर वर्ड्स, वो अपने वचनों के पक्के होते हैं और जो वचन देते हैं तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। तो हम ये देखते हैं कि जिस मैं बात कर रहा था, जोधपुर लीजन जो सेना बनाई गई थी आदिवासियों के दमन के लिए, जिसमें 3 कंपनियां भीलों की बाद में सम्मिलित की गई। तो जब जोधपुर लीजन ने विद्रोह कर दिया तो 3 कंपनियां जो भीलों की थी वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहे, लॉयल रहे और जहाँ भी उनको ड्यूटी दी गई वो काम उन्होंने किया। बाकी जो पूर्वीय सैनिक थे वे विद्रोह करके वहाँ से निकल गए और इन्हीं पूर्वीय सैनिकों ने आगे जा कर के जो आऊगा के ठाकुर का विद्रोह है उसको बल प्रदान किया और उसे एक साकार रूप प्रदान किया। अगर जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक यहाँ से विद्रोह करके आगे नहीं बढ़ते, वो जब दिल्ली की ओर जा रहे थे, पाली होके निकले, आऊगा होके जब निकल रहे थे तो वो वहाँ पर रुके। तो उन्होंने भी, उनकी भी जो भूमिका है वो कोई ख़राब नहीं है, राष्ट्र तो उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। और इधर जो भील, मेर और मीणा जो फ़ौजें राजस्थान में अब तक बन चुकी थी, क्योंकि 1856 में मीणा बटालियन भी यहाँ देवली में बन चुकी थी। तो ये अंग्रेज़ों के प्रति लगभग जो भी ग्रासिया, भील, मेर, मीणा, इनकी जो पलटनें थीं उन्होंने विद्रोह भी नहीं किया। लेकिन 1857 के बाद 1858 से व्यवस्था में परिवर्तन आता है, जिसका एहसास तुरंत प्रभाव से तो आदिवासियों को नहीं हुआ। जैसा मैंने अभी इसके पहले कहा कि 1855 के मेवाड़ के विद्रोह को 1856 एक वर्ष के दरमियान उसको दबा तो दिया, किंतु पूर्ण शांति मेवाड़ में कायम नहीं हो पाई और 1860 तक फिर भी छुटपुट विद्रोह चलते रहे। तो इस तरह से ये जो आदिवासियों का ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो प्रतिरोध है, जो विद्रोह है और जो लगातार उनका संघर्ष चल रहा है, वो बहादुराना संघर्ष, इस बहादुराना संघर्ष पर और अधिक शोध कार्य करने की आवश्यकता है और ये शोध कार्य इसके लिए हर स्तर पर हो, तभी ये जो है आगे चलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिवासी अपना बहादुराना संघर्ष लड़ते हुए इस तरह से आगे बढ़े। और अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अध्याय है आदिवासी विद्रोह का राजस्थान में और उनमें खासतौर पर भील आदिवासियों का, कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक सीरीज़ वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं। तो हम उसको अगले वीडियो में फिर कवर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।